नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मंडल आयोग या मंडल आंदोलन या मंडल कमीशन की सिफारिशें, जब ये सब शब्द बोले जाते हैं तो आपके मन में तस्वीर क्या उभरती है? दो शब्द, सामाजिक न्याय। इसी के नाम पर मंडल कमीशन बना। इसी के नाम पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को विश्वनाथ प्रताप की सरकार ने लागू किया और इसी को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिली। ये सब कुछ हुआ किस लिए? कि पिछड़ा वर्ग को सामाजिक न्याय मिल सके। जो पिछड़ गए हैं समाज में उनको बराबरी का मौका मिल सके, उनको अवसर मिल सके, उनका उत्थान हो सके, उनका विकास हो सके। लेकिन आप मंडल की राजनीति पर ज़रा नज़र डालिए। 1990 से 2024 के बीच 34 साल, 3 दशक से ज़्यादा का समय। मंडल की राजनीति की असली पहचान क्या हुई, क्या बनी? और आज मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ कि एक घटना हुई है। सामान्य सी लगती है वैसे घटना। चुनाव के समय, चुनाव के पहले किसी पार्टी में आना जाना, ज्वाइन करना, ये बड़ी सामान्य राजनीतिक घटना है। जो अगर नेता कोई बहुत बड़ा हो तो चर्चा होती है, पार्टी अपनी छोड़कर आ रहा हो तो चर्चा होती है, लेकिन बात संदर्भ वो नहीं है। मंडल की राजनीति के जो पुरोधा उत्तर प्रदेश और बिहार में माने जाते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। मैंने जानबूझकर अभी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, उनकी बात बाद में करता हूँ। उन्होंने उस राजनीति को फॉलो नहीं किया, उस राजनीति पर नहीं चले। ये दोनों नेताओं ने माफिया का संरक्षण किया और मुस्लिम माफिया का संरक्षण किया और इसको उन्होंने सामाजिक न्याय का दर्जा दिया। बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन का आतंक बोलता था। मजाल नहीं है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जब तक जिंदा था उसके बारे में कोई कुछ बोल सके। एक व्यवसायी के 2 लड़कों को जिंदा एसिड में नहला दिया और उसके अलावा न जाने क्या क्या किया, कितनी हत्याएं की, क्या किया, उस पर मुकदमा चल रहा था। वो तिहाड़ जेल में था। कोरोना के दौरान वो मर गया। उससे पहले आप याद कीजिए, जब 2015 के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव बिहार का, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव फिर से साथ आए। तब कुछ समय बाद ये जेल से छूटा। छुड़ाया गया कि छूटा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन छूटा तो अब अलग अलग अंदाजे हैं। 200 से लेकर 400 गाड़ियों तक के काफिले की बात कही जाती है। सारे प्लाजा टोल बूथ खोल दिए गए। सरकार में, पुलिस में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस काफिले की किसी गाड़ी से टोल वसूल सके। और उसके बाद वो बाहर आने के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया तो कहा कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, मैं इनको अपना नेता, अपना मुख्यमंत्री नहीं मानता। और ये जो संबंध बिगड़ा, अलायंस टूटा, उसका सबसे बड़ा कारण थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्यों ले आए थे लालू प्रसाद यादव बाहर? नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना था। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस और कुछ और पार्टियों, छोटी पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाना। नीतीश कुमार को इसका अंदाज़ा हो गया था। नीतीश कुमार ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के आतंक को बिहार में खत्म किया, इसका उनको श्रेय मिलना चाहिए। उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स की ओर नहीं देखा, माफिया को माफिया की नज़र से देखा, गुंडे को गुंडे की नज़र से देखा, अपराधी को अपराधी की नज़र से देखा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसा नहीं कर पाए या नहीं किया उन्होंने, या बल्कि इसका उल्टा करने का उन्होंने फैसला किया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और न जाने कितने इस तरह के माफिया, उनको सरकारी संरक्षण दिया, राजनीतिक संरक्षण दिया। उनके संरक्षण में ये पले बढ़े। आप बताइए कि कांग्रेस के राज में कोई इस तरह का माफिया उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पैदा हुआ? अब 7.5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उस राज्य में कोई माफिया इस तरह का क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि उस तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा है। सरकार उनके साथ खड़ी नहीं है, उनके बचाव में नहीं खड़ी है, पुलिस उनकी सुरक्षा में नहीं लगी है, वो पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं। ये परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में।
लेकिन लालू प्रसाद यादव का परिवार और मुलायम सिंह यादव का परिवार अभी उस 90 के दशक की जो राजनीति थी, जो मानसिकता थी, उससे निकल नहीं पाया है। उनकी पूरी राजनीति निर्भर है इन माफिया के समर्थन पर। उनको वो सुरक्षित राजनीतिक रूप से तभी महसूस करते हैं जब माफिया साथ में हो। तो बहुत से लोगों को उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी कि स्थिति बदलेगी। जब नई पीढ़ी आएगी उनकी, वो इस तरह से नहीं चलेगी, वो इस तरह की राजनीति को छोड़ना चाहेगी। ख़ास तौर से जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आए राजनीति में, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वो अभी तक समाजवादी पार्टी की जो संस्कृति थी, कार्य संस्कृति, उससे अलग होंगे। पढ़ लिख कर आए हैं, बाहर से पढ़े हैं, अलग तरह की राजनीति की बात करेंगे। डीपी यादव को जब उन्होंने टिकट देने से, पार्टी में लेने से मना किया था, तो उम्मीद और ज़्यादा मजबूत हुई थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो वो वहीं खड़े हैं जहां उनके पिता थे, कि माफिया के संरक्षण के लिए, वोट बैंक के संरक्षण के लिए कुछ भी करेंगे। तो आज क्यों इस पर बात कर रहा हूं? आज एक छोटी सी घटना हुई है और मेरी नज़र में राजनीतिक रूप से वो बहुत बड़ी घटना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटा, उनका बेटा उसामा नाम है उसका, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कोई अपने व्यक्ति का नाम उसामा अगर आज की तारीख में रखता है, मतलब इस दौर में रखता है, तो उसकी मानसिकता क्या होगी। दोनों ने आरजेडी की सदस्यता ले ली। अब दोनों ने आरजेडी की सदस्यता ले ली। अब ज़रा बिहार की राजनीति पर नज़र डालिए। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ आने के बाद मुस्लिम वोटों का कोई अन्य दावेदार आरजेडी के अलावा नहीं। कांग्रेस पार्टी हो सकती थी, वो आरजेडी के गठबंधन में है। लेफ्ट पार्टियां हो सकती थी, वो आरजेडी के गठबंधन में है। फिर ये डर लालू प्रसाद यादव को क्यों है? मुस्लिम वोटों के खिसक जाने का डर उनमें क्यों आया है? ये उसामा और उसकी मां को सदस्यता, आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में जो हालत हुई आरजेडी की, सिर्फ 4 सीटें मिली, वो भी उस हालत में जब भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 लोकसभा चुनाव में सबसे कमजोर स्थिति में थी, तब भी सिर्फ 4 लोकसभा सीटें मिली। और उधर आप देखिए जिस तरह से समर्थन में माफिया के खड़े होते हैं अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, उनकी कब्र पर जाते हैं, उनके समर्थन में बयान देते हैं। लेकिन कोई गरीब, कोई दलित, कोई पिछड़ा जब उसके साथ अन्याय होता है तो वहाँ खड़े नहीं होते हैं, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे कन्नौज का मामला हो। तो मंडल की राजनीति जो सामाजिक न्याय की राजनीति होनी चाहिए थी, जो समाज में पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको अवसर दिलाने की, उसके उत्थान की बात होनी चाहिए, वो एक जाति के उत्थान, एक जाति को अवसर दिलाने में बदल गई। और उस जाति के नेताओं को लगा कि अगर हमको अपनी सत्ता को बरकरार रखना है तो हमें मुसलमानों का साथ चाहिए, चाहे वो माफिया ही क्यों ना हो। अगर माफिया है तो और अच्छा, माफिया से कोई परहेज नहीं है, माफिया हो तो और अच्छा, क्योंकि वो वोट तो अपने समाज का दिलाएंगे ही, दूसरे समाज के लोगों को वोट देने से रोकेंगे भी। इसके पीछे सीधी सी ये रणनीति है। लेकिन दुख की बात यह है कि दूसरी पीढ़ी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, उस राजनीति को छोड़ने को तैयार नहीं है। उसका एक मतलब यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरा मतलब यह है कि आप अपनी जाति के अलावा पिछड़ा वर्ग के और किसी जाति को जोड़ने में अभी तक नाकाम रहे हैं। और आगे भी आपको उम्मीद नज़र नहीं आती कि पिछड़ा वर्ग की दूसरी जातियों के लोग आपसे जुड़ेंगे। वरना तो अगर 50-60% आबादी जैसा क्लेम किया जाता है, वो जातिगत गणना होगी नहीं होगी तब पता चलेगा। लेकिन माना जाना चाहिए कि 50% से तो कम नहीं है पिछड़ा वर्ग के लोग। इतना बड़ा सामाजिक वर्ग अगर आपके साथ है तो फिर आपके चुनाव में आपके लिए चिंता की कौन सी बात है? आपको ये माफिया का साथ लेने की ज़रूरत क्यों है? तो लेकिन माफिया का साथ लेना है अपना आतंक कायम करने के लिए और माफिया का आतंक बनाए रखने के लिए। वरना किसी भी डेमोक्रेसी में कोई नेता जो चुनाव लड़ता हो, चुनाव लड़कर सत्ता में आना चाहता हो, वो किसी गुंडे माफिया के साथ खड़े होता हुआ नज़र क्यों आना चाहिए? उसका समर्थन क्यों करना चाहिए? उसका संरक्षण क्यों करना चाहिए?
लेकिन ये सब उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में पिछले 30-35 सालों से हो रहा है और इसी को तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो माफिया की पूरी कमर तोड़ दी है योगी आदित्यनाथ ने। तकलीफ ये है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कि माफिया का केवल आतंक नहीं खत्म हुआ है, माफिया का जो आर्थिक तंत्र है, जो राजनीति में फ़ायदा पहुंचाता है, उसको तो पहुंचाता ही है, राजनीतिक दल को भी पहुंचाता है, वो आर्थिक तंत्र भी तोड़ दिया है। लेकिन करें क्या? उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमान के अलावा पिछड़ा वर्ग की और दूसरी जातियों को, दूसरे समाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। यहाँ तो माफिया के संरक्षण से काम चल जाता है, हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं। ये जो है सत्ता वो सिर्फ हमारी और हमारे एक जाति के लिए है और उससे ज़्यादा अगर थोड़ा बढ़ना तो हमारे परिवार के लिए। तो टिकट देना हो तो, मंत्री बनाना हो तो, राज्यसभा भेजना हो तो, विधायक और सांसद बनाना हो तो परिवार के लोग और जाति के लोग, इसके बाहर नहीं देखना है। इस वजह से ये मुस्लिम वोट बैंक उनकी मजबूरी है और मुस्लिम वोट बैंक मजबूरी है तो उसी अगर समाज से ज़्यादा माफिया आ रहे हैं तो उनका संरक्षण भी मजबूरी है। ये राजनीति कब तक चलेगी? ये राजनीति टूटती हुई नज़र आ रही है। पिछले 5 जो चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, लोकसभा और विधानसभा के मिला के, उनमें 4 में बुरी तरह से समाजवादी पार्टी हारी। 5वां 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें ज़रूर सफलता मिली है समाजवादी पार्टी को। उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन सफलता मिली है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो इस सफलता को स्थायी मान रहे हैं तो बड़ी गलतफहमी में है। तो अगर उनको कोई सबक सीखना है तो ज़रा बिहार की ओर नज़र डाल लें। तेजस्वी यादव की क्या हालत है? 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव उभरता हुआ सितारा नज़र आ रहे थे। लग रहा था कि अब कोई रोक नहीं पाएगा बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को केंद्रीय भूमिका में आने से और उनकी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनने और एक तरह से विपक्ष या मतलब भारतीय जनता पार्टी उसके साथियों के विरोध में जो पार्टियां हैं उनकी धुरी बनने से। आज ओसामा और उनकी मां को पार्टी में शामिल कराकर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव दोनों ने ये संकेत दिया, बल्कि ये प्रमाणित किया कि वो बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं। उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है, आत्मविश्वास बचा नहीं है। तो जैसे डूबता हुआ आदमी, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो ये तिनके हैं जिनको तलाश रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के सदस्यों को शामिल करके लोगों को उस आतंक की याद दिला रहे। अब बिहार के लोगों को तय करना है कि उस आतंक के राज की ओर लौटना चाहते हैं या उससे जो मुक्ति मिली है उस राज में रहना चाहते हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि नई पीढ़ी ऐसा कर रही है, जिससे उम्मीद थी कि वो बदलाव लाएगी, परिवर्तन लाएगी। उस समय पुरानी पीढ़ी ने जो किया, उनकी क्या परिस्थिति थी, क्या मजबूरी थी, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन नई पीढ़ी को सब कुछ बना बनाया मिला है, संघर्ष नहीं करना है, फिर भी बदलाव के लिए तैयार नहीं है, परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, उसी पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं। उनको लगता है कि इसी ढर्रे पर चलकर तो सफलता मिली थी हमारे पिता को, तो हमको भी मिलेगी। राजनीति ऐसे चलती नहीं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के मतदाता बार बार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों दलों के नेता समझने को तैयार नहीं है। तो अगला चुनाव यानी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव और 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव ये तय करेगा कि ये राजनीति रहेगी या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।